हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी केंद्र। आज हम क्लास 9th का केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। ये क्लास 9th चैप्टर 1 हमारे परिवेश के पदार्थ का ये चौथा लेक्चर है। तो इस चौथा लेक्चर में आज हम जानेंगे कि वाष्पन क्या है और वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण क्या है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं वाष्पन क्या है। वाष्पन को इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलते हैं। अब देखिए वाष्पन क्या है, द्रव को वाष्प में परिवर्तन वाष्पन कहलाता है। ठीक है, द्रव जो है जैसे पानी है, पानी अगर वाष्प बन के उड़ जाता है वायु में तो इसे हम क्या कहेंगे, वाष्पन कहेंगे। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कार्यकलाप करेंगे। देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बर्तन ले लेते हैं और इस बर्तन में हम थोड़ा जल ले लेते हैं। जल लेकर के और इसे धूप में रख देते हैं। धूप में रखने के बाद 1 घंटे के बाद हम देखते हैं या 2 घंटे के बाद देखते हैं तो इसमें जो थोड़ा जल था ये गायब हो जाता है। ये जल कहाँ गया, आप सोच सकते हैं। ये जल छोटे छोटे कण बन के, छोटे छोटे कण बन के और ये जल जो है वायु में चले गए हैं। यही क्या है, वाष्पन है। ये द्रव था, जल क्या है, द्रव है, और द्रव क्या बन गया, वाष्प बन गया। वाष्प बन के धीरे धीरे वायु में चला गया। तो यही क्या है, वाष्पन है। यानी द्रव को वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, वाष्पन कहलाता है। यानी इसको इंग्लिश में इवेपोरेशन बोलेंगे। ठीक है, अब देखते हैं वाष्पन क्रिया की व्याख्या। मतलब वाष्पन की क्रिया होती कैसे है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। आप तो जानते ही हैं कि जितने भी पदार्थ हैं सभी पदार्थ छोटे छोटे कण से मिलकर बने हैं। ठीक है, तो ये जो अगर द्रव है, ये क्या है, द्रव, जल है, तो ये भी क्या है, छोटे छोटे कण से मिलकर बना है कि नहीं। लेकिन द्रव में क्या होता है कि ये जो कण है इधर उधर गमन करते रहते हैं। आप देखिएगा ध्यान से पानी को, तो पानी का जो कण है ना वो क्या करता है, इधर उधर गमन करता रहता है कि नहीं। मतलब ये कण इधर गया, फिर ये कण इधर गया, ये कण इधर गया, ऐसा तो होता है। तो क्या होता है, द्रव के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। अब क्या होता है, गति के दौरान जो ऊपर में कण आता है, ये कण जो मैं बनाया हूँ ये तो बड़ा कण बनाया हूँ, लेकिन द्रव का जो छोटा कण होता है इतना बड़ा तो नहीं होता है, बहुत सूक्ष्म होता है, जिसे हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते। आई बात समझ में। तो चलिए, ये ऊपर वाला कण क्या करता है, ऊपर वाला ये जो कण है इधर उधर गमन करता रहता है। जब ऊपर में आता है तो ये वायु से टकरा जाता है। जब इसको वायु में खुला छोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि वायु से टकरा जाता है। जब ये वायु से, ऊपर वाला कण वायु से जो टकराता है तो इसमें इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आ जाती है, गतिज ऊर्जा, गति करने की इसमें ऊपर वाले कण में इतनी शक्ति आ जाती है कि नीचे वाला जो कण है उसमें जो अंतरानुक आकर्षण बल है, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि प्रत्येक कण एक दूसरे को एक शक्ति से खींचे रहता है, बांधे रखता है, जिस बल को हम क्या बोलते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल। तो कहने का मतलब है ये कण उस कण को पकड़ करके रखता है कि नहीं। जिस बल को हम क्या कहते हैं, अंतरानुक आकर्षण बल। अब पकड़े रहता है। अब ये वायु के संपर्क में जब आता है तो इसको इतनी ऊर्जा मिल जाती है, इतनी शक्ति मिल जाती है कि ये जो बल लगा रहा था इस पर, ये बल इसके लिए कम पड़ जाता है, क्योंकि ये अब अधिक शक्तिशाली हो गया है, गति करने की क्षमता बढ़ गया वायु से टकराने के बाद। तो जब ये गति करने की क्षमता यानी गमन करने की क्षमता बढ़ जाती है ना, गति जोड़ता, ये क्या करता है, इस सतह को छोड़ करके और ऊपर चला जाता है वायु में। ठीक है, तो इसलिए इसमें वाष्पन हो जाता है। जब ये ऊपर वाला कण है वायु से टकराया, इसमें अत्यधिक ऊर्जा आ जाती है। अत्यधिक ऊर्जा के कारण ये नीचे वाला जो कण है उसको जो पकड़े रहता है उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि ये तो अब ज़्यादा शक्तिशाली हो गई ना। अब ये क्या करता है, ऊपर वाला कण वाष्प बन के उड़ जाता है। जब ऊपर वाला उड़ जाएगा तो फिर नीचे वाला रहेगा ना, फिर इसी प्रकार जो है नीचे वाला कण भी वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसी प्रकार से होते 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 एक समय ऐसा आएगा जो ये पूरा
द्रव जो है वाष्प बन के उड़ जाएगा। तो इसको मैं लिखाया हूं, द्रव के कण अनवरत इधर उधर गति करते रहते हैं। गति के दौरान द्रव के सतह का कण जब वायु से टकराते हैं तो इसकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि द्रव के भीतरी कणों का आकर्षण समाप्त हो जाता है। बताया हूं ना अभी, जिसके कारण ये कण सतह को छोड़ करके और वायु में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया चलता रहता है। ये प्रक्रिया तब तक चलेगा जब तक कि ये द्रव बिल्कुल समाप्त न हो जाए। आई बात समझ में? ये किसी भी ताप पर होता रहता है। क्वथनांक से नीचे के ताप पर, यानी जिस ताप पर ये उबलता है, इससे नीचे के ताप पर ये वाष्पन की क्रिया होता ही रहता है। ताप कम है तो तब भी वाष्पन होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता रहता है। धीरे धीरे वाष्प बन के उड़ता रहता है। क्या आप लोगों को किसी टॉपिक को समझने में दिक्कत है? समझ में आ गया? चलिए अब हम देखेंगे जो वाष्पन क्रिया को प्रभावित करने वाले कारण, इसको जो है कौन कौन से कारण इसको प्रभावित करते हैं वाष्पन की क्रिया को, इस चीज को आज हम जानेंगे। हाँ, तो अब हम जानेंगे वाष्पन को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, तो देखिए इसका पहला कारण है, वाष्प जो बनता है ना, इसका पहला कारण है द्रव की प्रकृति। कहने का मतलब है द्रव का क्वथनांक जितना ही कम रहता है उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। अब क्वथनांक क्या है ये हम पढ़ाए हैं पिछले लेक्चर में। जिस ताप पर कोई द्रव उबलना प्रारंभ करता है उस ताप को उस द्रव का क्वथनांक कहते हैं। कहने का मतलब है ईथर का जो क्वथनांक है 34 डिग्री सेल्सियस। ईथर को आप गर्म कीजिएगा तो ये 34 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेगा, खौलने लगेगा। लेकिन जल को आप गर्म कीजिएगा तो ये 100 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कीजिएगा तब ये खौलना आरंभ करेगा। तो किस में ज़्यादा उष्मा की ज़रूरत हुई? ताप में। इसमें ज़्यादा ताप की ज़रूरत हुई ना। तो देखिए जिसका क्वथनांक जितना कम होता है वाष्पन उतना ही तेजी से होता है। इसके लिए हम एक कार्यकलाप कर सकते हैं। देखिए क्या करेंगे, एक प्रखनली लेंगे, एक शीशे का जो है ना प्रखनली लेंगे, इसमें क्या डालेंगे, ईथर 5 ml क्या डाल देंगे, ईथर डाल देंगे। इसमें डाल देंगे ईथर और इसमें डाल देंगे जल। एक और प्रखनली लेकर के और इसमें क्या डाल देंगे, जल। 5 ml ईथर भी रहेगा और 5 ml जल भी रहेगा और इसको खुली वायु में छोड़ देंगे। हम देखते हैं कि ईथर कुछ ही क्षणों के बाद इसमें से समाप्त हो गया, यानी वाष्प बन के ये उड़ गया। लेकिन जल अभी भी थोड़ा बचा हुआ है, अभी भी थोड़ा बचा हुआ। जल भी वाष्प बन के उड़ रहा है, लेकिन ये धीरे धीरे। क्यों धीरे धीरे उड़ रहा है? क्योंकि इसका क्वथनांक ज्यादा है। क्वथनांक ज्यादा है यानी इसको उबालने के लिए ज़्यादा ताप की ज़रूरत होगी, इसलिए ये धीरे धीरे वाष्प बनता है। और लेकिन इसको उबालने के लिए कम ताप की ज़रूरत है, इसलिए जल्दी जल्दी वाष्प बन रहा है। इसलिए कहते हैं कि द्रव का क्वथनांक जितना कम रहेगा उसका वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। ये बात क्लियर है? चलिए अगला है द्रव का ताप। देखिए द्रव का ताप जितना अधिक होगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होगा। ताप जितना रहेगा वाष्पन उतना ही तेजी से होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी एक कार्यकलाप कर सकते हैं। देखिए आप 2 बर्तन लीजिए, क्या कीजिए, 2 बर्तन लीजिए, इसमें भी 5 ml जल ले लीजिए और एक जो बर्तन दूसरा बर्तन है उसमें भी 5 ml जल ले लेना है। इसको क्या करना है, आग पर चढ़ा देना है। आग पर इसको चढ़ा देना है, इसको लेकिन आग पर चढ़ाना नहीं है, या इसको किसी लौ से मोमबत्ती के सहारे इसको क्या करना है, गर्म करना है। उसको क्या करना है, गर्म करना है। लेकिन इसको गर्म नहीं करेंगे। हम देखते हैं इसको जब हम गर्म किए तो ये शीघ्र ही वाष्प बन के खत्म हो गया। लेकिन जब इसको हम गर्म नहीं किए हैं तो इसमें अभी भी थोड़ा जल बचा हुआ है। इससे क्या साबित होता है कि द्रव का ताप जितना अधिक होगा
वाष्प उतनी तेजी से बनेगा। आई बात समझ में? किसी को दिक्कत है समझने में? चलिए, तीसरा जो इसका प्रभावित करने वाले कारण है वो क्या है? द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठ क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा वाष्प उतना जल्दी जल्दी बनेगा। इसे समझने के लिए भी हम एक कार्यकलाप कर सकते हैं। देखिए, एक गिलास लेंगे। क्या करेंगे? एक गिलास लेंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक गिलास लेंगे और एक थाली लेंगे। थाली होता है ना जी, खाने वाला। एक थाली लेंगे और इसमें भी हम क्या करेंगे? आधा लीटर पानी डाल देंगे और इसमें भी आधा लीटर पानी डाल देंगे, क्योंकि आधा लीटर पानी लगभग दोनों चीज़ में आ सकता है ना। गिलास थोड़ा, तो आधा लीटर पानी ले लेंगे इसमें और आधा लीटर पानी इसमें ले लेंगे। अब देखिए, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बड़ा है क्योंकि इसके जो पानी का सतह वो बड़ा है ना। लेकिन इसमें पानी का सतह छोटा है क्योंकि ये गिलास है ना। तो इसमें जो ऊपर वाला पानी का सतह है ये छोटा है, लेकिन इसमें पानी का सतह जो ऊपर वाला वो क्या है? बड़ा है। तो और दोनों को जो है, दोनों में पानी कितना है बताइए? आधा लीटर है। ठीक है, तो आधा लीटर है। इसको दोनों को हम धूप में रख देंगे। हम देखते हैं कि कुछ क्षणों के बाद, 2-4 घंटे के बाद अगर हम देखते हैं कि ये थाली का जो जल था वो ज़्यादा समाप्त हो चुका है वाष्प बन के, लेकिन गिलास का जल कम समाप्त हुआ है। दोनों को आप नापिएगा ना तो ये ज़्यादा खत्म हो गया रहेगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि ये समाप्त हो गया हो पूरा, लेकिन 2-4 घंटा में तो समाप्त नहीं होगा आधा लीटर अगर जल है तो धूप में। ठीक है, लेकिन इससे आप कम जल लीजिएगा तो समाप्त हो सकता है। तो कहने का मतलब है थाली का जल जो है ना वो क्या होगा? ज़्यादा समाप्त हो जाएगा, जल्दी समाप्त हो जाएगा। लेकिन गिलास का जल धीरे धीरे समाप्त हो। क्यों? क्योंकि ये जो वाष्प बन रहा है ये इतना सतह पर वाष्प बन रहा है, लेकिन इसमें वाष्प तो इतना ही सतह पर बन रहा है। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जितना बड़ा रहेगा वाष्पन की क्रिया उतनी अधिक होगी, मतलब वाष्प उतना जल्दी जल्दी बनेगा। तो ये 3 कारण था वाष्पन को प्रभावित करने वाले। 3 कारण, और भी कारण है कुछ, इसको हम देखते हैं। हाँ, तो इसका चौथा जो कारण है क्या है? वायु का वेग। कहने का मतलब है वायु का वेग जितना अधिक रहता है वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। इसे समझने के लिए भी हम एक कार्यकलाप कर सकते हैं। क्या करेंगे? 2 थाली में हम कुछ जल ले लेंगे। मतलब अगर आधा लीटर जल लेते हैं तो दोनों थाली में हम आधा लीटर जल लेंगे। एक थाली को जो है पंखे के नीचे रखेंगे। किसी कमरा में पंखा लगा होगा ना, पंखा। एक जो थाली है हम कहाँ रखेंगे? पंखे के नीचे। हाँ जी, ये को हम पंखे के नीचे रख देंगे। पंखा जो चलेगा ना ऊपर से, फाइन, उसके नीचे में रखेंगे। तो फाइन जब चलेगा तो वायु का वेग तो बढ़ जाएगा, इसके ऊपर से वायु खूब गुजरेगा, वायु का वेग बढ़ जाएगा। और एक थाली को जो है हम उस कमरे में रखेंगे जिसमें कोई पंखा नहीं लगा हुआ हो। ठीक है, इस थाली में क्या, दोनों थाली में जल की मात्रा समान है। आधा लीटर इसमें भी है, आधा लीटर इसमें भी है। तो हम देखते हैं कि जिस कमरे में फैन लगा हुआ है उस कमरे में जो थाली रखा हुआ है उसका जल ज़्यादा खत्म हो गया है, वाष्प बन के जल्दी खत्म हो गया है, जबकि इस थाली में धीरे धीरे खत्म होता है। या इससे भी अच्छा होगा कि आप पेट्रोल ले लीजिए, थोड़ा 5 ml पेट्रोल, 5 ml पेट्रोल ले लेंगे ना तो और आसानी हो जाएगा। प्रयोग को आप तुरंत देख सकते हैं। 5 ml पेट्रोल इसमें भी रखिए, 5 ml पेट्रोल इसमें भी रखिए। जिस रूम में आप देखेंगे कि फैन लगा हुआ है उसमें शीघ्र ही ये पेट्रोल ख़त्म हो जाता है। उसी समय आप उस रूम में जाइए तो देखिएगा इसमें थोड़ा पेट्रोल अभी भी बचा हुआ। इससे हम क्या समझते हैं कि वायु का वेग जितना अधिक रहेगा वाष्पन उतनी ही तेजी से होता है। क्लियर? अगला है कारण आर्द्रता। आर्द्र वायु में वाष्पन कम होता है जबकि शुष्क वायु में वाष्पन शीघ्रता से होता है। तो सबसे पहले तो हमें समझना है कि आर्द्रता क्या है। देखिए, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को हम आर्द्रता कहते हैं, ह्यूमिडिटी। ठीक है, देखिए जाड़े के मौसम में क्या होता है ना, वायु में बहुत
मतलब कुहासा रहता है। ये क्या है? जल वाष्प है, जल का छोटा छोटा बूंद है, जल वाष्प है कि नहीं। तो जल वाष्प जाड़े के मौसम में बहुत ज़्यादा रहता है। जाड़े के मौसम में जो है ना आर्द्र वायु रहता है, बिल्कुल आर्द्र वायु, क्योंकि इसमें जल वाष्प की मात्रा ज़्यादा होता है। और गर्मी के मौसम में क्या रहता है? शुष्क वायु, क्योंकि उसमें जल वाष्प है ही नहीं, अगर है तो बहुत कम है, अगर है तो बहुत कम है। तो गर्मी में कैसा वायु होता है? शुष्क वायु। और जाड़े में आर्द्र वायु। गर्मी में भी थोड़ा जलवाष्प रहता है। अगर जलवाष्प नहीं रहता, सोचिएगा तो तालाब का पानी धीरे धीरे कैसे सूख जाता है। तालाब का पानी जलवाष्प बन करके ना ऊपर जाता है जी। तो यानी ये जलवाष्प बन के जब जाता है तो ये वायु से होकर जाता है ना। तो गर्मी में भी वायु में आर्द्रता रहता है, लेकिन बहुत कम। तो जब बहुत कम रहेगा तो उसको बोलेंगे शुष्क वायु। शुष्क वायु में जल्दी जल्दी वाष्प बन के उड़ेगा। किसी को समझने में दिक्कत है?